नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फैसला किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। धौलपुर की वसुंधरा चौहान को दी सीधी सरकारी नौकरी। पुलिस उप निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति दी गई है। हार्डकोर अपराधी को भगाने की साजिश को नाकाम किया था वसुंधरा ने। आज विधानसभा में भी उठी थी वसुंधरा चौहान को सीधी नौकरी देने की मांग। तो देखिए, बड़ी खबर यहां पर है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि बस के अंदर से जब बदमाश भाग रहे थे तो उस दौरान दो चेहरे ऐसे थे जिन्होंने उनकी पूरी साजिश को विफल किया। सिविल ड्रेस के अंदर जो पुलिस के कर्मचारी थे उनको भी अप्रिशिएट किया गया और दूसरा नाम था वसुंधरा चौहान का, जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई थी और उनकी वजह से बदमाशों के भागने की साजिश नाकाम हुई थी। अब देखिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। धौलपुर की वसुंधरा चौहान को सीधी सरकारी नौकरी दी है। और देखिए, सरकारी नौकरी जो दी है, पद जरा समझिए, पुलिस उप निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति दी गई है। हार्डकोर अपराधी को भगाने की साजिश को नाकाम किया था वसुंधरा ने और आज विधानसभा में भी वसुंधरा चौहान को सीधी नौकरी देने की मांग की और मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया। वसुंधरा चौहान अब धौलपुर के अंदर या पुलिस महकमे के अंदर पुलिस उप निरीक्षक कहलाएंगी। सीधी नियुक्ति उनको मिली है। हौसले को सलाम किया गया है, जज्बे को अप्रिशिएट किया गया है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, आपको ध्यान होगा कि जब हम इस मुद्दे पर पहले बात कर रहे थे तो मांग ये हम भी उठा रहे थे कि वसुंधरा चौहान जिन्होंने हौसला दिखाया उनको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन ये तो शायद वसुंधरा चौहान भी नहीं सोच रही होंगी कि उनको पुलिस उप निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति दे दी जाएगी। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वसुंधरा चौहान के अदम्य साहस और शौर्य को सम्मान दिया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पुलिस उप निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति दी है। धौलपुर की बेटी है जिनके अदम्य साहस का जो चर्चे हैं वो खूब चले हैं और आज अभी जब विधानसभा में पुलिस महकमे की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, तब भी धौलपुर जिले के आने वाली विधायक गिरिराज मलिंगा ने ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि वसुंधरा को नौकरी देनी चाहिए और अशोक गहलोत ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। आपको पता होगा कि अपनी जान की बाजी लगाकर जो हार्डकोर अपराधी है उसको भगाने की जो हथियारबंद बदमाशों की गहरी साजिश थी उसको नाकाम करने में जो धौलपुर की बेटी है वसुंधरा, उन्होंने अपना योगदान दिया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 मार्च की ये घटना है जब 4 पुलिस कर्मियों का जो चालानी दल है वो उम्र कैद की सजा भुगत रहे। अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लूका, जो कि धौलपुर में पेशी के बाद रोडवेज बस से भरतपुर के सेवर जेल में जा रहा था, रास्ते में 5 हथियारबंद बदमाश बस रुकवाकर उसमें सवार हो गए और चालानी गार्डों की आंखों में मिर्च डालकर फेंककर उनके हथियार छीनने लगे। तो ऐसे में इन बदमाशों में वहां पे जैसे करते से फायर कर अन्य यात्रियों को भयभीत किया। लेकिन इसी बस में सवार जो वसुंधरा है वो एक आरएसी का जो जवान था कमर सिंह, उन जान की परवाह किए बिना अपराधियों से भिड़ गए और इसी साहस को सलाम किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और आज जब पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वसुंधरा का सम्मान करते हुए उनको सरकारी नौकरी देने का फैसला किया। जी बिल्कुल नरेश, क्या वसुंधरा चौहान को इस बारे में पहले से जानकारी थी या आज ही अचानक उन तक ये जानकारी पहुंची? बहुत है, अभी तक उनके पास ये जानकारी नहीं पहुंची होगी क्योंकि कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है और सदन में भी इस बात की भी चर्चा चल रही थी। अब जरूर है जो है मुख्यमंत्री आवास से उनको फोन करके इस बारे में जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हौसले को सलाम किया गया और ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता कहिए, संजीदगी कहिए कि उन्होंने जिस तरीके से वसुंधरा चौहान ने अदम्य साहस दिखाया उसका पुरस्कार उनको दिया गया है। का खेल पॉलिटिक्स में बढ़ता दबदबा। दरअसल विभिन्न खेल संघों से प्रदेश के कई विधायक पहले से जुड़े हुए हैं। मसलन मुख्य सचेतक महेश जोशी जयपुर क्रिकेट संघ से जुड़े हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद क्रिकेट संघ से जुड़े हैं। रोहित बोरा की धौलपुर क्रिकेट संघ में एंट्री हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए रूपाराम इकबाल की तो वो हैंडबॉल संघ में सर्वे सर्वा कहा जा सकता है।
संयम लोढ़ा सिरोही क्रिकेट संघ के पदाधिकारी हैं। नेटबॉल संघ से लालचंद कटारिया का जुड़ाव रहा है और अब एंट्री हो रही है चेतन डूडी की। खेल पॉलिटिक्स में उनकी भी एंट्री हो गई है। नागौर फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं चेतन डूडी। पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह है राजस्थान फुटबॉल के अध्यक्ष और अब राजनीति के साथ साथ खेलों के अंदर भी नेताओं का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। और अब बात करते हैं रिश्तों में आई उस खटास की जो अब तेजी से बढ़ रही है और जहां बर्फ पिघलती नजर नहीं आ रही। शायद पायलट नहीं कर पा रहे उन्हें माफ, उन्हें जो भी कट्टर समर्थक लेकिन जिनको साथ देना चाहिए था और जो आधे रास्ते से मानेसर जाने के दौरान वापस लौट आए थे, उनको पायलट शायद अभी भी माफ नहीं कर पा रहे हैं। अब जब कभी विधानसभा में नजरें मिलती हैं तो नजर नहीं आती रिश्तों की वो पुरानी गर्माहट जो मानेसर कांड से पहले इन नेताओं के साथ सचिन पायलट की दिखाई देती थी। जो कभी मिलती थी उन्हें पायलट साहब से, वो अब एक तरीके से गर्माहट महसूस नहीं होती। अक्सर देखकर फेर लेते हैं एक दूसरे से नजरें, क्योंकि जिस तरीके का भरोसा था वो भरोसा शायद मानेसर कांड में टूटा और उसके बाद वो भरोसा दोबारा कायम नहीं हो पाया। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जिसकी हलचल तेज होती नजर आ रही है। ममता बनर्जी के समर्थन में विपक्ष एकजुट हो रहा है। अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ खड़ी नजर आ रही है। अब इसी सिलसिले में झारखंड पहुंचे राकांपा प्रमुख शरद पवार। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके घर जाकर मुलाकात की। जाहिर है इस दौरान उनका समर्थन मांगा गया होगा कि टीएमसी को समर्थन दीजिए, पश्चिम बंगाल में आप रैली कीजिए, वहां का दौरा कीजिए। अब मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन की तरफ से ऐलान किया गया है पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए हेमंत सोरेन जाएंगे और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बीजेपी को किसी भी तरह रोकना चाहता है विपक्ष और पूरा विपक्ष एकजुट टीएमसी के अंदर दिखाई दे रहा है। बस इस विपक्ष में से कांग्रेस को अलग कर दीजिए। एक दशक पहले नंदीग्राम से एक सियासत की शुरुआत हुई थी, तो क्या एक बार फिर से रिटर्न टू नंदीग्राम शुरू हो चुका है। वामपंथी सरकार ने 14 वर्ष पहले बनाया था नंदीग्राम में सेज। सिंगूर के बाद नंदीग्राम में भी विस्फोटक स्थिति बनी थी। तृणमूल कांग्रेस के लिए स्प्रिंग बोर्ड साबित हुआ था नंदीग्राम। स्प्रिंग बोर्ड यानी कि जहां से टीएमसी ने उछाल मारा पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर और सरकार बनाने में कामयाब हुए, वामपंथ को सरकार से बाहर कर दिया था। उसके बाद से ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी जिस सिंगूर के जरिए, जिस नंदीग्राम के जरिए सत्ता तक पहुंची, उसमें एक अहम किरदार था शुभेंदु अधिकारी। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इस बार हालात बदल गए हैं, क्योंकि अब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को ही नंदीग्राम में चुनौती दे रहे हैं। यानी कि जो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के जरिए टीएमसी के लिए माहौल बनाया करते थे, ममता बनर्जी को सरकार में लाया करते थे, अब वो ही ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनावी मैदान में है कमल के निशान के साथ। और इस तरह तृणमूल कांग्रेस की ए और बी टीम में घमासान नजर आ रहा है। ए टीम मतलब कि अगर नंदीग्राम की बात की जाए तो शुभेंदु अधिकारी की, और बी टीम यानी कि ममता बनर्जी की। इन दोनों के बीच में घमासान दिखाई दे रहा है। इस बार बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में अधिकारी परिवार का दबदबा है और उस दबदबे को शायद बीजेपी ने समझा और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ज्वाइन कराई गई और अब ममता के खिलाफ ही नंदीग्राम से मैदान में उतार दिया। और बात करते हैं जम्मू की। जम्मू में दरअसल 170 रोहिंग्या मुसलमान हिरासत में लिए गए हैं। म्यांमार के बंगाली भाषी अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिंग्या है। म्यांमार में नरसंहार से बचकर भारत ये आ गए थे। दरअसल ये घटना 2012 के आसपास की है। जब म्यांमार के अंदर नरसंहार हुआ तो म्यांमार से ये रोहिंग्या मुसलमान जम्मू कश्मीर में आ गए। इनकी संख्या करीब 6500 के आसपास है, जो इस वक्त जम्मू और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। इन रोहिंग्याओं के नेताओं का दावा भी है कि इन सब के पास UNHCR कार्ड है, यानी कि वो कार्ड है जिसके जरिए इनको प्रवासी ना कहा जाए, बल्कि एक विपदा के दौरान इनको किसी देश ने
गोद ले लिया, वहां की मान्यता के लिए इनको मान लिया। यानी कि ये अवैध प्रवासी नहीं है। कोविड के दौर में कई कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं। दरअसल कार्ड की वैलिडिटी होती है कि उस दौरान सरकार आपको या तो कार्ड को रिन्यू करेगी या फिर आपको मान्यता दे देगी। लेकिन बीता 1 साल कोरोना की वजह से ना तो कार्ड को रिन्यू किया गया और ना ही मान्यता आगे बढ़ाई गई। अब इसी वजह से कार्ड एक्सपायर हो गए और उनके खिलाफ कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है और इस दौरान 170 रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिया गया। और अब बात करते हैं, कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद खाली पड़े हैं। कुलपति की नियुक्ति के प्रस्ताव कई महीने से लंबित पड़े हैं। कमाल की बात यह है कि 50% भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर फुल टाइम वीसी नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है। 40 में से सिर्फ 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही फुल टाइम वाइस चांसलर है। इस महीने एक और विश्वविद्यालय में कुलपति पद खाली होगा। कुलपति की नियुक्ति के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय में लंबित पड़े हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की तरफ सबकी निगाहें हैं कि उच्च शिक्षा को लेकर जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के बीच में कम से कम फुल टाइम वीसी दे दिए जाएं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कम से कम 40 के 40 वीसी तो प्रोवाइड करा दिए जाएं, क्योंकि अभी 50% से भी कम ऐसे हैं जो फुल टाइम वीसी जिम्मेदारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में निभा रहे हैं। 40 में से सिर्फ 18 और एक इस महीने रिटायर हो जाए। और बात करते हैं हरिद्वार कुंभ की। दरअसल हरिद्वार कुंभ को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल यह है कि कुंभ में इतनी पाबंदी क्यों है, जबकि चुनावी रैलियों में किसी तरीके का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कोरोना प्रोटोकॉल को भूल हजारों की संख्या में भीड़ जमा होती है। नेता कहते हैं कि ये भीड़ लाखों की संख्या में है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल दूर दूर तक इन भीड़ में दिखाई नहीं देता। जबकि प्रयागराज में माघ मेले के अंदर कोई प्रोटोकॉल यहां भी दिखाई नहीं दे रहा। आरटीपीसीआर टेस्ट तो छोड़िए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर नहीं आ रही। लेकिन हरिद्वार में हो रहे कुंभ के लिए वो सारे दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, इसको कोरोना गाइडलाइंस के लिहाज से सही कहा जा सकता है और ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह गलतियां हो रही है तो एक जगह और गलतियां कर दी जाए। होना यह चाहिए कि जिस तरीके से नेताओं की रैलियां होती हैं, जिस तरीके से और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिस तरीके से प्रयागराज में माघ मेला हुआ, उस दौरान भी ये गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी, अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं होगा, तो कोई एक रैली या फिर कोई एक मेला सुपर स्प्रेडर के तौर पे दिखाई दे सकता है। ऐसे में कुंभ मेले के अंदर सख्ती जरूर बरती जा रही है, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर आपको बाकायदा प्रवेश मिलेगा। और जाहिर है, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो आप भी कुंभ मेले में नहीं जाना चाहेंगे। सरकार की टैक्स सेटलमेंट स्कीम का एक और पहलू आपको समझाते हैं। दरअसल टैक्स संबंधी विवादों के लिए सरकार की योजना घोषित है। सबका विश्वास या लीगली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम है। स्कीम का लाभ उठाने के लिए कंपनियों की कतार है। टैक्स सेटलमेंट के लिए कई कंपनियों की आवेदन आए हैं। उनमें से कई कंपनियों के यहां पहुंचने लगे नोटिस। इस कदम को गलत बता रहे लीगल एक्सपर्ट्स। व्यापारियों को प्रताड़ित करने से जुटा टैक्स डिपार्टमेंट। क्या वाकई में टैक्स डिपार्टमेंट व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर लीगली अपना काम कर रहा है? हालांकि इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में उन्होंने अंतिम सांस ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शोक जताया तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनाएं व्यक्त की। अंशुमान सिंह के बड़े पुत्र अरुण प्रताप सिंह से फोन पर बात कर संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं, सांत्वना व्यक्त की गई। पूर्व राज्यपाल के निधन पर आज एक दिन का राजकीय अवकाश रखा गया। राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक दिन का अवकाश घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह भी रद्द कर दिए गए। साल 1999 से 2003 तक राजस्थान की राज्यपाल रही थी अंशुमान सिंह। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की। दरअसल 19 मार्च को जोधपुर आने का कार्यक्रम है। दिव्यांग शिविर के शुभारंभ का कार्यक्रम प्रस्तावित है। भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा शिविर
भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति है सहभागी। अब तक 700 से ज्यादा दिव्यांगों का हो चुका है पंजीकरण। दिव्यांगों के हाथ और पैर लगाने के अलावा दी जाएंगी ट्राईसाइकिल। संस्थान प्रभारी नरपत सिंह कछवाहा पूरी टीम के साथ कर रहे तैयारियां। संस्थान ट्रस्टी जसवंत सिंह कछवाहा कर रहे मॉनिटरिंग, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं भारत सेवा संस्थान की प्रभारी। राज्य में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना के मद्देनजर आगामी परीक्षा में विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। आपने अक्सर देखा होगा या फिर कहीं कि कोरोना से पहले आपने देखा होगा कि परीक्षा अवधि 3 घंटे की होती है, लेकिन अब परीक्षा अवधि को 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया गया है। परीक्षा अवधि के अनुपात में भी पेपर का पूर्णांक होगा। किसी भी इकाई में से प्रश्न हल करने की छूट दी गई है। प्रायोगिक परीक्षा और स्वयं पाठी विद्यार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षाएं प्रारंभ होंगी अप्रैल में। नियमित विद्यार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षाएं मई में शुरू होंगी। अंतिम कक्षाओं के परिणाम जारी करने होंगे 31 जुलाई 2021 तक। और अब बात करते हैं वल्लभनगर सीट की, जहां कांग्रेस के 4 दावेदार अभी तक सामने आ चुके हैं। दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह चक्तावत की पत्नी और भाई ने ताल ठोक दी है। अब भीम सिंह चुंडावत और कुबेर सिंह चावड़ा ने भी दावेदारी जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और प्रभारी मंत्रियों से मिल चुके हैं चारों नेता। हालांकि दिवंगत विधायक की पत्नी प्रीति कुंवर दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने प्रीति को दावेदार का मन भी बना लिया है। फिर भी सभी ग्रुप को एक जाजम पर बैठाने के लिए प्रयासरत है कांग्रेस, और इसीलिए शायद 4 नामों को सामने लाया गया है। और जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, बाकायदा प्रभारी ने नेताओं के साथ बैठक की होगी, विधानसभा के अंदर बैठक की होगी और उसके बाद नाम सुझाए गए होंगे। हालांकि कांग्रेस इमोशनल कार्ड संवेदनाओं के साथ इस चुनाव में जाना चाहती है। फिर बात चाहे सुजानगढ़ सीट की हो या फिर वल्लभनगर सीट की हो, यहां से दिवंगत विधायक की पत्नी प्रीति कुंवर दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रही है। विधानसभा के अंदर विधायकों को टीका लगाया गया। इस दौरान एक प्रकरण हुआ जूली, टीकाराम जूली के साथ। जूली का टीका, जब मंत्री ने कहा कि मैं तो खुद ही टीका हूं। आज विधानसभा में चल रहा कोरोना का टीकाकरण अभियान, इस दौरान वहां पर आ गए मंत्री टीकाराम जूली। जब चिकित्सा दल ने मंत्री को कहा कि टीका लगवाने के लिए, तो मंत्री जूली ने कहा कि मेरे तो नाम में ही टीका है। ये सुनते ही मौजूद लोगों की हंसी छूट पड़ी। क्या वाकई उत्तराखंड में होगा बदलाव? अगले साल फरवरी मार्च में होने हैं विधानसभा के चुनाव। पार्टी नेतृत्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। हालांकि कई जानकार इसे मान रहे केवल अटकलें मात्र। वैसे पार्टी आलाकमान ने फीडबैक के लिए रमन सिंह दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड भेजा है। फीडबैक के बाद रमन सिंह गौतम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, और सभी पहलुओं पर विचार के बाद पार्टी नेतृत्व का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। वहीं कर्नाटक के मंत्रियों में सीडी का डर दिखाई दे रहा है, भय दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों सीडी के खेल में कर्नाटक चर्चाओं में रहा। येदियुरप्पा सरकार के मंत्री को सीडी कांड में इस्तीफा तक देना पड़ा। क्या वाकई कर्नाटक के बाजार में ऐसी कई सीडियां उपलब्ध हैं जो डर सता रहा है? तभी येदियुरप्पा सरकार के 6 मंत्री पहुंचे अदालत और किसी तरह की सीडी के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई। उद्धव ठाकरे ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। ठाकरे ने मजाकिया अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि हम पहले उनके साथ थे और आगे भी कभी साथ हो सकते हैं। विधानसभा में बजट भाषण पर चर्चा के दौरान ये बात कही। ये सुनकर कांग्रेस एनसीपी दोनों के नेताओं के कान खड़े हो गए। मजाकिया ही सही, लेकिन सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहले साल बीएमसी के चुनाव होने हैं। 25 साल से शिवसेना का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस के बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने वाली बात को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल को लेकर कांग्रेस में सब नहीं एक मत। असम में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बनाया महागठबंधन।
गठबंधन से तो कांग्रेस पार्टी राज्य में होती दिख रही मजबूत, लेकिन एआईयूडीएफ के साथ तालमेल से कुछ कांग्रेस नेता नाराज हैं। अजमल को लेकर जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं। कांग्रेस के अजमल को साथ लेने पर अमोह संस्कृति के लोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि अमोह संस्कृति के लोग बांग्ला बंगाली दोनों को खतरा मानते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।